नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले की जो आज की खबर है वो ये है कि जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं KCR, वो जब से इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसके बाद वो गिर गए थे, जिनकी वो क्या बोलते हैं, वो टूट गई थी हड्डी, उसके बाद से वो गायब थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि KCR अगले साल से फिर एक बार मीडिया के सामने आएंगे और ये कहा गया है कि वो जो है, ये जो यहाँ पे अभी है कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको 1 साल का वक्त देना चाह रहे थे कि 1 साल में आप सेटल डाउन हो जाएं और उसके बाद फिर आपने जो वो किए थे वादे, उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि वो फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर और वो किस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, वो होंगे एक्टिव। और अभी जैसे वो यहाँ के जो CM उन्होंने बोला है कि हम KCR के नाम को मिटा देंगे यहाँ से, इस पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वो हो गई है शुरू। अब ये देखना है कि वो आ करके किस तरह से अपने बयानात देंगे और किस तरह से वो लोगों को संबोधन करेंगे। देखिए, यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम कांग्रेस ने 6 गारंटी का वादा किया था, जिसको लेकर KTR जो है, अभी देखा जाए अगर पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बात की जाए तो वो लगातार कई महीनों से वो शांत है, क्योंकि बीच में कुछ हादसा हो गए थे, उसके बाद से वो अभी अपने घर पे शांत रहे। लेकिन अब जो ट्वीट किया है उनके बेटे और अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है KT रामाराव ने, उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर कि 1 साल का जो वक्त है वो हम कांग्रेस को दे रहे हैं और जो 6 गारंटी हैं अगर कांग्रेस उसको पूरा नहीं करती है तो उसके बाद से जो हमारी जो अभी आंदोलन चल रहे हैं या फिर जो आंदोलन करने वाले हैं, हम उसको आगे जारी रखेंगे। इसी के साथ उन्होंने जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उससे भी आग्रह किया है कि आप इस आंदोलन में हमारा साथ दें। लेकिन वही अभी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बात सामने आई है कि कहा गया साफ तौर पर कि जो 1 साल का वक्त है वो कांग्रेस को दिया जाएगा, उसके बाद से अगर कांग्रेस अपने वादे पर पूरे नहीं होती है तो जो चंद्रशेखर राव है वो खुले तौर पर कांग्रेस का विरोध करेंगे। वही अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से जो रेवंत रेड्डी उन्होंने कहा कि जो चंद्रशेखर राव की जो यहाँ पे इतिहास है उसको हम मिटा देंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए कि जो हिस्ट्री होते हैं उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जो KTR है या फिर यहाँ पे जो विरोधी दल है इसको तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी लगातार यही आरोप है, यही क्लेम करते आ रहे हैं कि यहाँ की जो विपक्षी सत्ता है, जो पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को काम करने से रोकने के लिए ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो असल मुद्दे हैं उस मुद्दे को पूरा न करे और जनता का ध्यान उस मुद्दे से भटका दिया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से वो आएंगे बाहर, काफ़ी समय के बाद बाहर आएंगे। अभी बीच में एक बार वो आए थे सिर्फ वो लेने के लिए ओथ, उसके बाद फिर वो चले गए थे। KCR साहब जब बाहर आएंगे तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो किन किन चीज़ों पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी में जो टूट पड़ रही है, जो पार्टी के लीडर्स इधर उधर जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं इस पर फ़र्क पड़ेगा। देखा जाए जब तेलंगाना में इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद से कुछ महीनों तक लगातार पूरी तरह से जो BRS है वो शांत रही, कहीं पे भी किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं देखा गया। लेकिन कुछ महीनों से जो उनके बेटे हैं और अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी है KT रामाराव, और अगर हरीश राव की बात करें तो वो लगातार पार्टी को लेकर एक्टिव हुए हैं। जो उनकी बेटी हैं K कविता, वो कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आई हैं। तो अब जो है लगातार यहाँ पे जो BRS है वो एक्टिव नज़र आ रही है। और जिस तरह से KTR अभी अकेले पूरा जो पद है पार्टी का वो संभाले हुए हैं, हर जगह खुले तौर पर कांग्रेस का विरोध करना, जो पार्टी, क्योंकि बीच में देखा गया जो BRS वो काफ़ी अपने पार्टी के अंदर जो कलह थी उसको लेकर सामना कर रही थी। जो उसके गद्दावर नेता रहे वो लगातार जो कांग्रेस की तरफ भागते रहे। तो कहीं ना कहीं BRS के लिए अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अभी जिस तरह से KTR ने अकेले पूरा पदभार संभाला हुआ था और अब उनके पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अगर सामने आ जाए तो KTR के लिए कुछ राह आसान हो सकती है, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक KTR अपनी पार्टी को देखा जाए तो संभाल के रखे हुए हैं, वहीं अगर हम बात करें यहाँ के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में TTD के जो नए चीफ बने हैं उन्होंने कहा है कि हम जो ये मंदिर है इसमें सिर्फ हिंदू लोगों को ही काम करने देंगे और इसमें काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये फैसला लेंगे। और अब वहीं अब वो है कि ये किस तरह से जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनको मतलब ये
क्या बोलते हैं, कहाँ सेटल करें? हाँ, ट्रांसफर करने की बात की गई। अगर हम देखा जाए, जो तिरुपति मंदिर है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड तब हुआ था जब वहाँ पे लड्डू का मामला सामने आया था कि कहा गया था वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन पे आरोप ये लगाया था कि वहाँ के जो लड्डू है उसमें जो जानवर है उसके चर्बी है। लेकिन अभी जिस तरह से बयान आंध्र प्रदेश से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है, वहाँ की रियासत की अगर बात की जाए तो इससे जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं चंद्रबाबू नायडू, उन पर भी सवाल निशान खड़े शुरू हो गए हैं। आपको बता दिया जाए कि TTID जो है वहाँ पे एक संस्था है जो पूरे मंदिर को देखभाल करती है, उसके एक नए अध्यक्ष, क्योंकि एक नए सदस्य बनी है, उस सदस्य में 24 लोग शामिल हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो मंदिर के अंदर जो काम कर रहे हैं उसमें सारे लोग हिंदू होने चाहिए, और जो मुस्लिम, माफ कीजिएगा, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, जो और धर्म के हाँ, जो और धर्म के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू के अलावा जो और धर्म के लोग हैं उनके लिए ट्रांसफर की बात की जा रही है, यानी वो जो मंदिर के अंदर हैं उनको कहीं बाहर भेजा जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से अगर हम भारत की बात करें, जो भाजपा की गवर्नमेंट है, और आंध्र प्रदेश में भी देखा जाए तो कैसे वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में भाजपा है और वहाँ पे जो अभी काम चल रहे हैं, और वही दूसरी तरफ ये है कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ बोर्ड सामने लाए जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में काफ़ी मामला चला है, जो अभी इस पर चर्चाएँ चल रही हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड है जो उसमें सारे धर्म के लोग होने चाहिए, लेकिन अब सवाल खड़ा ये शुरू हो गए हैं कि एक तरफ जो केंद्र सरकार है वक्फ बोर्ड लाकर उसमें सारे धर्मों को, लोगों को शामिल करना चाहती है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां से ऐसे बयान सामने आते हैं कि जो मंदिर के अंदर है वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ हिंदू होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश के हालात चल रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम का काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग वो कर रहे हैं, चाहे वो लीडर हों या फिर कोई धार्मिक लोग हों, वो हर तरह से कहीं ना कहीं चीज़ों को हिंदू मुसलमान के उसमें ले जाना चाह रहे हैं। वहीं इस बीच एक खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में जो होने वाले चुनाव हैं उसमें मतलब पूरे देश की कहीं ना कहीं नज़र है, और इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि MVA को वहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत होती MVA नज़र आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सरकार है महायुति, क्योंकि वहाँ पे जो भी वो है क्या बोलते हैं चुनाव में जो लड़ाई है वो इन दोनों लोगों में है, और इन दोनों लोगों में कहीं ना कहीं इसमें जो क्या बोलते हैं MVA है, MVA काफ़ी ज़्यादा वो नज़र आ रही है एक्टिव। और उसमें जो आया है सर्वे, प्री पोल सर्वे, उसमें ये कहा गया है कि आगे चल के इनकी सरकार बन सकती है, इनको 157 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बात करें कि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी भी गए और अखिलेश यादव भी गए तो इनको काफ़ी नुकसान होता नज़र आ रहा है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के साथ साथ अभी झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन सबकी नज़र महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र पर नज़र इसलिए भी है कि उसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी सियासत जो पार्टियां हैं वो अपनी दांव पेच लगाना शुरू कर दी हैं। बीच में देखा गया सीट बंटवारे को लेकर कैसे मामले दोनों पार्टियों में सही नहीं चल रही थी, वो चाहे हम कांग्रेस के गठबंधन की बात करें या भाजपा की बात करें। लेकिन संजय राउत का उसी बीच बयान सामने ये आया था कि हमने सारे मामले सुलझा लिए हैं और हमारा जो आला कमान है वो दिल्ली नहीं बैठता है। उन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा था। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलायंस में है, लेकिन वहां पे उनकी बात नहीं बनी और समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को उतारा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिन 9 उम्मीदवारों को उतारा है उसमें से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी किस वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है और किस पे अपना दांव चलने की कोशिश कर रही है। वही समाजवादी पार्टी के साथ साथ अगर हम बात करें AIM की, जो कि उसके भी पिछले इलेक्शन में 2 उनके विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी की तरफ से 14 उम्मीदवार को उतारे हैं। लेकिन वही अगर अभी आपने जो एग्जिट पोल की बात करी तो एक प्री पोल सर्वे जो आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को और MIM को 1 सीट का फायदा हो सकता है। अभी प्री पोल जो सर्वे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी बात कहा गया है कि इस टाइम जो अभी प्री पोल सर्वे आ रहे हैं उसमें MVA जो है उसको ज्यादा फायदा होगा, और जो बीजेपी के साथ अलायंस है महायुति, तो उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट परसेंटेज मिलने की उम्मीद है। क्योंकि वहां पर देखा गया था कि अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी काफी विवाद चले, अजित पवार को लेकर भी जो उनके पार्टी में काफी सारी कलह सामने आई। तो जो अभी प्री पोल सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर महायुति की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिलेंगे तो भाजपा हो सकती है। वही अगर हम MVA में बात करें तो कांग्रेस को बताया जा रहा है कि 68 यानी 68 मिल सकते हैं, NCP SP जो है उसको 44 मिल सकते हैं, शिवसेना UBT जो है उसको 41 मिल सकते हैं, और SPI जो है उसको 1 और CPIM जो है उसको 1 मिल सकते हैं। वही अगर हम महायुति की बात करें तो इस प्रीपोल जो सर्वे आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाजपा जो है उसको 69 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ शिवसेना जो शिंदे गुट है
उसको 23 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से महाराष्ट्र बीजेपी को 69 नहीं 79 सीटों का माफ कीजिए 79 मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्री पोल सर्वे सामने आए हैं। इसमें अभी ये वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो प्री पोल सर्वे हैं वो किस हद तक सही साबित होते हैं और वहां की जो जनता है क्या इस प्री पोल सर्वे के ऊपर उठकर ज्यादा सीटें देती है या सीटें कम आती हैं। लेकिन अभी हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर देखा गया कि बीच में कुछ दिन पहले कैसे खींचातानी हुई, यहां तक कि नवाब मलिक की बात करें, उनको जो महायुति की तरफ से जो टिकट दी गई तो उसमें जो उसी के घटक दल के पार्टी के जो नेता हैं भाजपा, वो उन पे कई तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी भी उसको लेकर काफी विवाद चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है तो इसके बीच जो बीजेपी है और जो शिवसेना की जो गुट है उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए वहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बदले की उसके हैं कि हम बदला लेंगे, और बदला लेने में चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना यूबीटी हो, वो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पार्टियां पुरानी हैं, उससे टूट करके शिंदे गुट बना, फिर एनसीपी ने जो ये अजीत पवार इन्होंने अपना गुट बनाया, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार डिप्टी सीएम रह गए। ठीक है, अब वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आपने दादा को धोखा दिया, दादा मतलब एनसीपी शरद पवार, ठीक है। और फिर ये जो क्या बोलते ठाकरे वाली पूरी एक फैमिली है, इनमें भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि भाई आपने जो है धोखा दिया इनको। अब जो है वहाँ के लोग ये तय करना चाह रहे हैं, अब ये जिस तरह से भी जो आया सर्वे उसमें कहीं ना कहीं चीज़ सामने आ रही है कि भाई किस तरह से लोग वहाँ की जो सोच है उनकी वो किस तरह की है। क्योंकि जब वहाँ पे ये अनाउंस हुआ था इलेक्शन, तभी से ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे एमवीए जो है वो मजबूत है, लेकिन बीच में एमवीए में कुछ जिस तरह से अभी आपने बात की क्या बोलते हैं अखिलेश यादव की पार्टी वाली, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एंड इनका जो है कहीं ना कहीं अच्छा नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं और वहां पे कांग्रेस ने जिस तरह से पीछे खींचा तो उससे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है उसमें जो समाजवादी पार्टी है वो इनका समर्थन करेगी। लेकिन जिस तरह से वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम 5 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे अगर बात नहीं बनती है तो, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनके ऑलरेडी 2 विधायक हैं। लेकिन उसके बाद अभी जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और एमआईएम की तरफ से जो 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, और इनमें सबसे बड़ी बात कॉमन ये चीज है कि दोनों वोटर दोनों जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिमों को वोटर को साधना चाहते हैं। वही अगर वहां पे कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जो वहां पे मुस्लिम वोटर है उसको लुभाने की कोशिश कर रही है। तो एक बड़ा तबका ये भी है जिसमें सारी पार्टियां अपनी गेम खेलना चाहती हैं। बीच में देखा गया कि अभी किस तरह से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर शिवसेना की तरफ भागे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पे जो वोट का ध्रुवीकरण है वो एक बड़े पैमाने पर होने वाला है। और बीच में जो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बीच में किंग मेकर बनकर उभरना चाहती हैं, लेकिन अभी जिस तरह से प्रीपोल सर्वे सामने आए हैं या फिर वहाँ पे जो जनता के मूड जो सामने आ रहे हैं या फिर अभी जो वहाँ पे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ के इलेक्शन में इतना आसान कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए जिस तरह आपने बात की कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कुछ भी आसान नहीं है, और जिस तरह आपने अभी यूपी की बात की थी, यूपी में जो है कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे किए थे, तो यूपी से ये खबर आ रही है कि जब से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करने में लग गए हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं, जहां पे जो है कहीं ना कहीं पोस्टर वार शुरू हो गया और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले जो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका एक पोस्टर वायरल हुआ था, उनका बयान भी वायरल हुआ था कि बटोगे तो कटोगे। इसकी तर्ज पर फिर इन्होंने पलटवार के इन्होंने कहा है कि क्या बोलते हैं, ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, उसके बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, उसके बाद फिर एक वो क्या बोलते हैं एक जो है पोस्टर जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी हुई है। अब इस पे ये भी सामने आ रहा है कि ये पोस्टर वार कब थमेगा और इन पोस्टरों के क्या मायने हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो ये जो पोस्टर है योगी आदित्यनाथ का वो महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा, उस पर लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। इससे ये मतलब क्या बोलते हैं, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ के हिंदुओं को जो है वो एकजुट करने के लिए चीज़ें चल रही हैं।
देखिए पोस्टर वॉर देखिए, अगर हम तो वो बिहार की माफ़ कीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार में भी पोस्टर देखा गया। नीतीश कुमार सबके हैं। और तो कहा जाता है कि जो ये फ्लैक्स होते हैं, जो पोस्टर होते हैं, उस पर भी जनता का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और वही दूसरा तबका ये भी कहता है कि सिर्फ मामले हाईलाइटेड होने वाले हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस तरह से ये बयानबाजी सामने आ रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से देखा गया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक कोई संवैधानिक पद पे है और उनके बड़े तरफ पद पे, बड़े मतलब पद पे स्टेट को चला रहे हैं और लगातार आप तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। तो और उसके बाद आप बयानबाजी ये करते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कि आप बटोगे तो कटोगे। और ये बयान सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता है, इसके बाद से उसका असर जो है हाल ही में हरियाणा में जो इलेक्शन खत्म हुए हैं वहां देखा गया, जम्मू कश्मीर जो खत्म इलेक्शन हुए वहां देखा गया, और अब इसका असर जो महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बने मोदी जी प्रधानमंत्री से, माफ कीजिएगा। और उसके बाद अब जो झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसका जो मामला सामने आया है वो काफ़ी चिंता का विषय है। और वही अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो अब इसका जो बैलेंस है उसको करने के लिए पोस्टर ये लगाया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा, और ये बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में भी देखा गया कि एक जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो अपने कैसे समाधान यात्रा निकालते हैं और उसमें उन्होंने ये खुले मन से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और थप्पड़ की बात कहा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है इसको कहीं ना कहीं बराबर करने की कोशिश कर रही है। और इसका असर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो वो पार्टियां हैं वो लगातार जो ध्रुवीकरण है उसकी राजनीति करती हैं, जो असल मुद्दे हैं उस पर वो बात नहीं करती हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बैलेट पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं, और इसका असर शायद कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिले। बिल्कुल, जिस तरह से यूपी में जो पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह से क्या बोलते हैं कि ट्विटर पे बयानबाजी होती थी, चाहे वो मीडिया के सामने बयानबाजी हो, अब वो चीज़ें जो है एक पोस्टर में फ्रेम हो गई हैं। उस पोस्टर के ज़रिए कहीं ना कहीं संदेश देना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच आप वहाँ से हैं, बिहार से, तो बिहार की राजनीति पे आपकी ज़्यादा पकड़ है। बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी की क्या चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी एनडीए की, उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जिस तरह से गिरिराज सिंह का अभी आपने जिक्र किया कि गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाली थी उससे बीजेपी के वहाँ के कुछ लीडर भी खफा थे, इस पर जेडीयू ने भी किनारा किया था। तो इस पर क्या कुछ हुआ था? उस मीटिंग में कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई? देखिए, अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बिहार में राजनीति कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। अभी देखा गया कि वहां पे अभी गिरिराज सिंह का आपने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से साहब जो पटना में हाईकमान बैठा है उन्होंने इससे पल्ला झाड़ा और कहा कि हमारा इस बयान से कोई मामला नहीं है, पार्टी से कोई मामला नहीं है। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पे अभी हाल ही में एक सबसे मामला सामने आया कि जो कि मरहूम शहाबुद्दीन है, उनके बेटे ओसामा जाकर राजद में शामिल होते हैं। उनकी वाइफ हिना, और उनकी वाइफ हिना साहब भी वो पहले से राजद में थी, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पे राजद में यानी राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने अपने बेटे को लेकर शामिल कराया और बाकायदा जो लालू यादव हैं उन्होंने शपथ दिलाई। अब इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो बिहार के जो मुस्लिम वोटर है उसको राष्ट्रीय जनता दल यानी जो लालू प्रसाद यादव हैं उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए थे उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि जो मुस्लिम वोटर है वो आरजेडी से खिसक रही है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है उसका एक बड़ा तबका जो कांग्रेस समर्थन है उसको वोट करता है, और कुछ हद तक वहां की जो नीतीश कुमार है उनकी भी छवि अच्छी मानी जाती है। अब जिस तरह से सबसे तीसरा मोड़ यह है कि जब से प्रशांत किशोर ने अपना वहां पे पार्टी बनाया है 2 अक्टूबर को, उसके बाद से अब जो ये वोटर हैं उसमें ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हो रही है, और अब इसकी टेंशन कहीं ना कहीं बीजेपी को और नीतीश कुमार को बढ़ा दी है। अभी देखा गया कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से उसका प्रदर्शन रहा, हाल ही में लोकसभा जो चुनाव है उसमें कैसे प्रदर्शन रहा। हालांकि नीतीश कुमार की छवि पे इलेक्शन लड़े गए, उसके काफी जो उम्मीदवार हैं वो जीते, कुछ हद तक उनकी सफलता ज्यादा मिली। लेकिन अभी जिस तरह से ये हाईकमान अगर पटना में बैठक कर रही है तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर जो अन्य पार्टी हैं उसके बीच इनके लिए राह आसान नहीं दिख रही है, और इसीलिए ये अभी से सारे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने वाले हैं कि उसमें हमारी सीट ज्यादा है। इसी के साथ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो लालू यादव ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं, और नीतीश कुमार इस चीज को अच्छी तरह से भांपते हैं, क्योंकि पिछले बार ऐसा देखा गया था कि कैसे आरोप लगे थे कि जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार के बीच में भी दो तरफा पैदा करना चाहती है, क्योंकि देखा गया कैसे और अन्य पार्टी है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो नीतीश कुमार के अंदर भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ ऐसा ना हो जाए।
तो वो भी जो पॉलिटिकल जो रस्सी है वो उसकी जो कमान है अपने हाथ में रखे रहते हैं, और कभी भी वो ये नहीं चाहते कि जो वो ये रस्सी है उसको हम ढीला करें कि भाजपा जो है उन पर पूरी तरह से मुस्तैद हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की हिना साहब की, उनके जो बेटे हैं उनकी, कि उनको पार्टी में ले करके कहीं ना कहीं जो वहाँ की पार्टी है लालू यादव की, उन्होंने जो सीवान का वोट बैंक है वो हासिल करने के लिए ये किया है। हालांकि इससे पहले जब वो इलेक्शन लड़ी थी तो इंडिपेंडेंट लड़ी थी, और इंडिपेंडेंट में वो दूसरे तीसरे नंबर पे रही थी। लेकिन जिस तरह से वो फिर दोबारा से इसमें आई हैं, और अब कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीति में एक और नई चीज़ सामने आ सकती है। वहीं जिस तरह से पीके ने अपनी पार्टी बनाई है, कल आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी बनाई है, उनका भी नामकरण हुआ है। इन सब के लिए भी ये जो नई पार्टियां बन रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं वहाँ की जो राजनीति उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक वो फैला सकती हैं। वो जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीके हैं, पीके को माना जाता है कि पीके बहुत पढ़े लिखे इंसान है, पीके के साथ एक जनता है, लेकिन वो जनता जो है क्या वो वोट में बदलेगी? क्योंकि वोट देने के लिए इंसान सिर्फ सोच करके जाता है, जिस पार्टी को उसी पार्टी को वोट देता है। वहाँ पे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस को जो वोट दे रहे हैं, 100 लोग भी अगर वोट दे रहे हैं, अगर मतलब वो दे रहा हूँ एग्जांपल कि 100 लोग अगर इन पार्टियों 4 को वोट दे रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 10-10 लोग हट करके इनको वोट दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पीके का ये कहना है कि हम अगर मतलब थोड़ी कम सीटें लेके आए तो हम मानेंगे कि ये जनसुराज की हार है, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक देखा जाए तो बड़बोलापन भी कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पीके अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वाला ही हाल दिख रहा है। जिस तरह से हम बात करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि जो आप है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पे काम करती है। और जिस तरह से पीके की पार्टी बनी, उन्होंने एक यात्रा निकाली, जन स्वराज यात्रा, उसके बाद फिर उसको पार्टी में बदल दिया। वो जो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ के इलेक्शन लड़ेंगे। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं आपने बात की नीतीश कुमार की, उनके पेट में दांत हैं, जिस तरह वो बोलते हैं लालू यादव, तो अखिलेश यादव ने भी अभी ये कहा है कि उसमें बयान में कि भाई हमें इंडिया गठबंधन में लेके आने वाले नीतीश कुमार थे, हम गठबंधन में आए और वो वहाँ से चले गए, तो उनके बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं। देखिए, अभी आपने हिना साहब की बात की कि देखा गया कि हिना साहब जो इलेक्शन लड़ी उस टाइम, अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी, लेकिन उनको जीत नहीं मिला। अभी जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, वहां पे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी, वहां पे राजद के जो उम्मीदवार हैं वो उतारे गए और जेडीयू ने उतारा। नतीजा ये हुआ कि वहां पे राजद भी हारी और हिना साहब भी हारे। हिना साहब के अगर पुराने कुछ रिपोर्ट की बात की जाए तो उनका यही आरोप लगता है कि यहाँ पे जो उनके क्षेत्र के लोकसभा के जो वोटर्स हैं, क्योंकि अगर बिहार में हम बात करें तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, तो वो MY समीकरण की बात करते हैं। लेकिन हिना साहब ने आरोप ये लगाया कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं और जब हमारे इलेक्शन में जब वोटर्स की बात आती है तो M यानी जो मुस्लिम होते हैं वो तो हमें वोट देते हैं, लेकिन Y का जो समीकरण है तेजस्वी यादव का, वो हमारे साथ काम नहीं करता है, और वो जो है वो हमसे एक तरफ बाइकआउट करके किसी और पार्टी की तरफ अपना वोट कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं भारी नुकसान होता है। तो इसी पे नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर ऐसे भी लोग, जब हमें Y का समीकरण नहीं मिल रहा है और अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं तो उसका फायदा हुआ, और हुआ भी। उनको इलेक्शन वो हारे, लेकिन वोट परसेंटेज में उनको ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन जिसके अभी जो जिस तरह से बाकायदा उसामा साहब को उन्होंने पार्टी में अपना लाया है, पार्टी में वो शामिल हुए, उसके बाद से जो बिहार की राजनीति में मुस्लिम है, क्योंकि बिहार में अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो शहाबुद्दीन को एक अच्छी तरजीह देते हैं लोग, उनकी इज्जत करते हैं अभी भी, और उनकी जो बेटे हैं उनको राजद में शामिल होने के बाद से राजद को मुस्लिम वोटरों का फायदा मिलेगा। लेकिन अभी आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, प्रशांत किशोर अभी जो वहां पे उपचुनाव हो रहे 4 सीटों पे, उस पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी पार्टी कुछ हद तक सीटें जीतती है तो ये मानूंगा कि मेरी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर जो ये बात हमेशा कहते रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मतलब हाफ सीटें आई तो मैं मानूंगा कि ये जन स्वराज की हार है, और अगर हाफ से ज़्यादा सीटें आई तो मैं मानूंगा कि हाँ ये जीत है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वो कई सारे राज्य हैं जहां पे उन्होंने दूसरे पार्टियों को इलेक्शन लड़ा दिया है और इलेक्शन जिता चुके हैं। तो क्या उनको अपने पार्टी पे या उनका जो समीकरण है, उनके अपने खुद समीकरण पे इतने यकीन नहीं हो रहा है कि हम कितने सीटें ला पा रहे हैं?
दूसरे पार्टियों को तो वो लगातार ये हवाला देते हैं कि आपकी इतनी सीट आ रही है, आप ऐसे इलेक्शन जीत रहे हो। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें और आंध्र प्रदेश में भी कुछ बीच उनका जिक्र किया गया था, तो क्या दूसरे पार्टियों को लड़ाने में वो पूरी तरह से सक्षम है? उनको ये पता होता है कि यहाँ पे इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही है, लेकिन अपने पार्टी की जहाँ बात आती है, जो अभी उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया, पार्टी बनाया है, तो क्या उनको इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी सीटें कितनी आ रही है? और फिर इस तरह से बयानबाजी देने का क्या मतलब कि क्या आप भी बिहार में ये सोच रहे हैं कि हम भी किंग मेकर बने? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश में इस वक्त जो माहौल है वो दीपावली का माहौल है। दीपावली पे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे बाईपोल हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन आते हैं, सरकार बनती है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन देश में इस तरह से जो फूट डाली जाती हैं वो नहीं डाली जानी चाहिए, चाहे वो नेताओं के ज़रिए हों या फिर कोई धार्मिक गुरुओं के ज़रिए हों। इन सब चीज़ों से हट करके अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई पे कोई बात नहीं करता है। महंगाई की अगर हम बात करें तो आज ही देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है और सरकार ने इस बीच रसोई गैस जो वो होता है सिलेंडर, उसकी कीमतों में मतलब कहीं ना कहीं पैसा बढ़ा दिया है। तो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इसमें फिर क्या होगा कि होटल्स में जब आप जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि होटल्स वाले ज़्यादातर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन सिलेंडर्स को वही यूज़ करते हैं, तो वो भी अपने रेट बढ़ाएंगे। और जिस तरह से एक एक चीज़ की महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है उस पर कोई भी पार्टी बात नहीं करती है, सिर्फ धर्म के नाम पे बात करते हैं, डेवलपमेंट पे बात नहीं होती है और क्या बोलते हैं रोज़गार पे बहुत कम बात होती है। लेकिन जहाँ पे बात धर्म की आती है, जहाँ पे बात किसी पे कीचड़ उछालने की आती है, जहाँ पे बात हिंदू मुसलमान की आती है, वहाँ हर कोई अपने अपने कहीं ना कहीं पॉइंट देना शुरू करता है। देखिए, अगर महंगाई की बात करें तो पिछले कुछ महीने पहले ही देखा गया था कि जो कमर्शियल गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी हुई थी। और फिर दिवाली का कहा जाए कि केंद्र सरकार की तोहफा है कि अभी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 62 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज़्यादा अभी कहीं रेट है तो चेन्नई में जो कमर्शियल गैस है। हालांकि जो घरेलू गैस है उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ा है। और कमर्शियल जो गैस है, जो होटल में काम करते हैं, जो 19 किलोग्राम के जो गैस होते हैं उनके दामों में इजाफा किया गया है। तो अगर जो होटल में काम कर रहे हैं गैस वहां पे अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो दुकानदार है उस पर असर पड़ेगा, जो ग्राहक है उन पे भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप जब वहां जाते हो तो वो भी उसका जो रेट होता है उसका वो वसूल आपके साथ ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी कमर्शियल गैस पे जिस तरह से लगातार 2 बार दाम बढ़ चुके हैं, ज्यादा महीने नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा भी ना हो कि जो घरेलू गैस है उसके दाम में भी बढ़ोतरी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में छठ पूजा है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी भव्य तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है। और कहा जाए तो दिवाली के साथ साथ भी छठ पूजा के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जो घरेलू गैस है उसकी बढ़ोतरी की है। क्योंकि देखा जाता है छठ में क्या होता है कि बड़े लेवल पे जो वहां पे जो खस्ता होता है, जो वहां पे लोग बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि जो घरेलू गैस है आप उससे बनवा लें, हर एक कहीं ना कहीं दुकान से खरीद के लाते हैं, इतना ज्यादा नहीं बना सकते। तो जिस तरह से छठ आने वाला है, क्योंकि बीच में छठ से पहले अगर हम बात करें दिवाली में देखा गया कि कैसे जो रेलवे है उसकी कैसे तस्वीरें सामने आ रही थी कि लोग घर जाने के लिए परेशान है। जो 600 का टिकट है बस का वो 2600 में बिक रहे थे। रेलवे में जाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। कैसे प्रशासन की तरफ से वहां इंतजाम किए गए थे, लेकिन वो भी फेल रहा। महाराष्ट्र में देखा गया तो एक तरफ जहां रेलवे के हादसे अभी सामने, अभी उससे लोग उभरे नहीं थे कि आने वाले वक्त में अभी दीपावली खत्म नहीं हुए और सुबह के सूरज नहीं निकली, उससे पहले जो कमर्शियल गैस है उसमें बढ़ोतरी हो गई। और इसका असर सबसे ज्यादा आने वाले जो छठ का त्यौहार है उस पर हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश में इलेक्शंस का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर कई जगहों पे विधानसभा के लिए जो सीटों पे इलेक्शंस हो रहे हैं, बाईपोल होने हैं, उन सब चीज़ों पे लोग बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरह से उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, चाहे वो पोस्टर्स के ज़रिए हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं सो कॉल्ड मीडिया उनके ज़रिए हो। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे बात हो रही, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ा जा रहा है जो देश के हर नागरिक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, नौकरी भी बहुत ज़रूरी होती। इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं होती है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा करके देख लें, उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान, इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने वो किया। इस पार्टी के दौरान जब वो क्या बोलते हैं हुकूमत कर रही थी तो इतने रेप हुए थे, ये पार्टी जब हुकूमत कर रही थी तो उसमें इतने ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे।
सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बात होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने सियासतदानों से कि प्लीज़ कम से कम महंगाई पे बात करें, रोज़गार पे बात करें, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और देश टूटना नहीं चाहिए, देश एक साथ रहेगा, सब एक साथ रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।